आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का विषय है हमारा समास। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ये आपको ध्यान से सुनना है और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको आज पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी आपको इसमें कोई भी समस्या न रहे। बच्चों, समास की परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति को हटाकर कोई तीसरा स्वतंत्र पद बनाया जाता है, तीसरा स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है, उसको समास कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे आप। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर कोई तीसरा स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है, उसे समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। आज की कक्षा में, आज की क्लास में हम इन सबको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास में। सबसे पहले समास होता क्या है? समास की परिभाषा आपने सुन ली है। एक बार फिर से मैं आपको तीसरी बार फिर से मैं आपको दोहरा देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उनके बीच की विभक्ति को हटाकर कोई तीसरा स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, वह समास कहलाता है। तो समास को पढ़ने से पहले बच्चों, समास को पढ़ने से पहले कुछ 3-4 आवश्यक चीजें हैं जिनका आपको पता होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपको समास याद करने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। तो आइए चलते हैं। समास किस परिभाषा हमने पढ़ी है? समास पद किसे कहते हैं? जब विभक्ति को हटाकर कोई नया शब्द हम बनाते हैं, वो समास कहलाता है। उसी को समस्त पद कहा जाता है। कंप्लीट शब्द, पूर्ण का अर्थ है समस्त, उसी को हम समस्त पद कहते हैं। और हर समास में, समास आपने सुना है, मैंने बताया जैसे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है। तो दो हिस्से होते हैं उसके। पहला हिस्सा होता है पूर्व पद और दूसरा हिस्सा होता है उत्तर पद। ठीक है बच्चों? पूर्व पद किसे कहते हैं? जो समास का पहला पद होता है, पहला हिस्सा होता है, उसको पूर्व पद कहते हैं। उत्तर पद जो दूसरा हिस्सा होता है, उसको उत्तर पद कहते हैं। जैसे प्रतिदिन लिखा है, प्रति इसका पूर्व पद है और दिन इसका उत्तर पद है। समास विग्रह किसे कहते हैं? जब समास को पहले वाली स्थिति में विभक्ति लगाकर बीच में पहले वाली स्थिति में ले आते हम, जैसे दिन रात और राजकुमार, जैसे मैंने लिखा है, ये जो राजकुमार लिखा है, ये तो हमारा समस्त पद है, समास है। लेकिन अगर हम इसको पहले वाली स्थिति में क्या कहेंगे? ये पहले वाली स्थिति में था राजा का कुमार। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा है समास विग्रह। ठीक है? जैसे आपने वर्ण विच्छेद पढ़ा है और आपने संधि विच्छेद पढ़ा है, वैसे ये समास विग्रह है। समास के टुकड़े कर देना, अलग अलग बांट देना। समास विग्रह के बाद इसका बिखरा हुआ रूप कह सकते हैं आप। और समस्त पद उसको समेट कर हम एक पर्टिकुलर एक आसान सा एक शब्द बना लेते हैं, वो समास कहलाता है। आगे चलते हैं। समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। अविभाव, द्विंद समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं अविभाव समास क्या होता है। अविभाव समास की एक सबसे खास बात यह है, यह वह या तो अव्यय से बना है या फिर उपसर्ग से मिलकर बना है। उपसर्ग या अव्यय, ये दोनों में से कोई एक जरूर होगा जब हमारा अविभाव समास होता है। और अविभाव समास की परिभाषा देख लेते हैं। वह समास जिसमें लिंग, वचन या काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वह कौन सा समास है? अविभाव समास कहलाता है। और इसमें इसके उदाहरण है जैसे यथा, प्रति, अनु, आ, ये सारे इसके उदाहरण हैं।
और इसमें या तो उपसर्ग आपको आगे मिलेगा लगा हुआ, या फिर इसमें अलग आगे लगा हुआ मिलेगा। ये इसकी खास पहचान है। ठीक है, आगे चलते हैं द्विंद समास। द्विंद समास किसे कहते हैं? द्विंद, द्विंद का अर्थ क्या समझ में आता है आपके दिमाग में? क्या आता है द्विंद? ये जो शब्द है, इस शब्द को सुनकर या पढ़कर या बोलकर क्या समझ में आता है? द्विंद मीन फाइटिंग या लड़ाई, या कोई भी चीज आपस में जिनका विरोध हो रहा हो, विरोध। जैसे दिन रात, दिन और रात, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, अपना पराया, अपना और पराया। जब दोनों पदों में आपस में कोई टकराव उत्पन्न होता है या दोनों पद अपने आप को एक दूसरे से ऊपर या बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, वह हमारा द्विंद समास कहलाता है। बच्चों, कई बार कक्षा में बच्चे बोलते हैं कि मैम योजक चिन्ह जिसमें लगा है वह द्विंद समास है। हाँ, मान लिया, योजक चिन्ह जिसमें लगा है वो द्विंद समास है, लेकिन एक शब्द है मेरे पास देवासु, ये आ गए हमारे दिन रात, लाभ हानि, अपना पराया, अच्छा बुरा, आजकल, ये इनमें आपस में टकराव और एक दूसरे के हमेशा ये विपरीतार्थक होंगे, विलोम शब्द होंगे द्विंद समास में। ठीक है, और एक शब्द है मेरे पास देवाशु, देवासु, बच्चों इसमें तो कोई योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। ये देवासुर समास द्विंद समास का उदाहरण है। इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ, लेकिन ये भी द्विंद समास का उदाहरण है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ योजक चिन्ह होना ही इस चीज की पहचान नहीं है कि वो आपका द्विंद समास होगा। उसकी आपको 3-4 चीजें याद रखनी पड़ेगी, जिससे आपको पता चलेगा द्विंद समास। एक तो इसका समस्त पद के दोनों पद प्रधान हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टा शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, और इसमें अथवा लगा मिलेगा आपको, या लगा मिलेगा, एवं लगा मिलेगा, और भी मिल सकता है, और अथवा या, अपना और पराया, अच्छा और बुरा, आर या पार, खाना और पीना, खेत और खलियान, भूख और प्यास, लाभ या हानि। ये द्विंद समास के हमारे उदाहरण हैं। आगे चलते हैं बहुब्रीहि समास पे। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास बच्चों वो होता है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना ही तो उसका पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उसका उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई एक दोनों पद मिलकर कोई तीसरे व्यक्ति या किसी वस्तु की बात करते हैं तो वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, आनंद का अर्थ है होता है मुख, दस है आनंद जिसके। इस शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है? रावण की बात हम कर रहे हैं। तो बहुब्रीहि समास की ये बहुत ही अलग पहचान आप कह सकते हैं, औरों से बिल्कुल इसको अलग दिखाती है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा है, ये कौन सा, सबकी अपनी अपनी पहचान है। ध्यान से आप मुझे सुनिए और आप ध्यान से उसको समझने की कोशिश करिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा आज की कक्षा में। एक और शब्द है मेरे पास नीलकंठ। सावन का मंथ चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, कल शिवरात्रि थी, और शिवरात्रि किसके लिए हम लोग मनाते हैं? भारत में भगवान शंकर के लिए। और ये जो नीलकंठ शब्द है, नीला है कंठ जिसका, यह शब्द योगरूढ़ हो जाता है शंकर भगवान के लिए। इस शब्द से किसी और नीले गले वाले की बात नहीं की जा सकती। नीला है कंठ तो किसी पक्षी का भी हो सकता है, किसी पशु का भी हो सकता है, किसी और चित्र या किसी चीज का हो सकता है, लेकिन नीलकंठ शब्द जो है हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? भगवान शंकर के लिए। तो ये हमारा बहुब्रीहि समास है। इसमें दोनों पदों में से कोई, ध्यान से कर मैं फिर दोहरा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद अथवा उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा कौन सा? तत्पुरुष समास। बच्चों, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, इन तीनों में कुछ समानताएं हैं, इसीलिए मैंने इन तीनों को एक साथ लिखा है। एक बार देखते हैं। इन तीनों में तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, इन तीनों के पूर्व पद गौण होते हैं, और इन तीनों के जो उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। पूर्व पद जो पहले आता है और उत्तर पद जो बाद में आता है।
इन तीनों को इसीलिए मैंने एक साथ लिखा है, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। ठीक है, अभी हम एक एक करके इनको समझते हैं। तत्पुरुष समास कौन सा होता है? इसमें दूसरा पद अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। दूसरा पद जो उत्तर पद होता है वह अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इस पर भी लिंग वचन अंतिम पद के अनुसार ही होता है। जो दूसरा पद होता है उत्तर पद, तो इस समास का लिंग और वचन उसके अनुसार ही होता है। जैसे जल की धारा, जल धारा, जल की धारा। अगर सिर्फ जल की लिखेंगे हम तो हमें कुछ भी अब समझ नहीं आएगा। जल की आवश्यकता हो सकता है, जल की जरूरत हो सकता है, तो जल की नदी हो सकता है, तो जल की धारा जो उत्तर पद है धारा, उससे ही हमें इस पूरे पद का अर्थ समझ में आता है, जल की धारा। आगे इसके और उदाहरण है मुंह मांगा, मुंह से मांगा, श्रमजीवी, श्रम से जीने वाला। ये सारे उदाहरण है हमारे तत्पुरुष समास के। अगला है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास पढ़ते हैं, देखते हैं द्विगु समास क्या है। बहुत ही सबसे अलग दिखाई देता है द्विगु समास। आप ध्यान से सुनेंगे और आपको आसानी से उम्मीद करती हूँ आप तो मेरे पढ़ाते पढ़ाते आपको ये समझ में आ जाएंगे। द्विगु समास में जैसे दो पद होते हैं, पहला पद हमेशा संख्यावाचक मिलेगा आपको, जैसे चारपाई, चौराहा, त्रैमासिक, नवरात्रि, नवरत्न। पहला पद में कोई ना कोई संख्या जरूर मिलेगी आपको, और जो दूसरा पद है उसमें संख्याओं का समूह की बात होगी, समुदाय या समूह की बात की जाएगी। वह कौन सा समास हमारा? वह हमारा द्विगु समास है। चतुर्भुज, पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह, पंजाब, 5 नदियों का समूह। पंजाब का नाम 5, वहाँ पर 5 नदियाँ बहती थी, इसीलिए पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। आई होप आपको आपने पहले पढ़ा होगा, अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपने ये जरूर पढ़ा होगा। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, द्विगु समास किसे कहते हैं? वह समास जिसके पहले पद में किसी संख्या के बारे में बताया जाएगा और दूसरे पद में संख्याओं का एक समूह की बात की जाएगी। वह क्या कहलाता है? वह हमारा द्विगु समास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं हमारा अंतिम कर्मधारय समास। हमारा छठा अंतिम समास है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है, ये मैंने बताया था इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। प्रथम पद एक गौण होता है, उसका उतना महत्व नहीं होता है, इसमें उत्तर पद ही प्रधान होता है, और उसमें उपमा या में विशेषण या विशेषण में संबंध होता है। दोनों में कोई संबंध होगा, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे दीर्घायु, जिस लंबी है जिसकी आयु, दीर्घ है जिसकी आयु, दीर्घ में लंबी। एक और है मेरे पास नवयुवक, नया है जो युवक। नील गाय, नीली है जो गाय, बहुत सारी गाय है लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं जो नीली गाय है, उसकी बात हम कर रहे हैं। चरण कमल, जिसके चरण, जिसके पैर कमल के समान है। लोह पुरुष, लोह पुरुष शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है भारत में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए प्रयोग किया जाता है। उनकी कुछ दिन पहले, पिछले साल एक उनका स्टैचू भी बनाया गया है जो लोहे का बना है, और वो उनको समर्पित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मीनाक्षी, मीन, मछली, मीन का अर्थ होता है मछली। मीन, मछली के समान आंखों वाली, मीन के समान आंखों वाली मीनाक्षी। मीनाक्षी शब्द का अर्थ यही होता है। काफ़ी लड़कियों का नाम आपको मिलेगा आसपास। और महाराजा, महाराजा ये शब्द कोई नाम नहीं था, ये महाराजा एक उपाधि होती थी। राजा अपने नाम के आगे लगा लेते थे अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। महाराजा से अर्थ होता, महाराजा का अर्थ होता है महान है जो राजा, राजाओं का राजा, महाराजा। जितने भी राजा महाराजा थे उस टाइम, हमारे पास्ट की अगर हम बात करते हैं, हमारे भूतकाल की बात करते हैं, भारत में छोटे छोटे राज्य होते थे। कोई इस डिस्ट्रिक्ट का राजा, कोई इस राज्य का राजा है, वो आपस में लड़ते रहते थे और अपने नामों के आगे भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ लेते थे, जिससे ये दिखाई दे, ये सुनाई दे कि ये राजा बहुत ही ज़्यादा महान है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और उन्हीं चीज़ों से ये महाराज शब्द आया है, महाराजा धीराज, इस तरह के कई सारे शब्द आए हुए हैं। आप लोगों ने
अपनी षष्ठी की कक्षा में पढ़ा होगा। तो आज के आपके समास का विषय आपका पूरा होता है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ आएगा और ध्यान से आपको इसको 2-3 बार वीडियो को देखना है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब भी मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको उसको ध्यान से सुनना है। तो वीडियो को बार बार देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी ये कक्षा सफल हो और आपको समाज अच्छे तरीके से समझ आ जाए। धन्यवाद।